सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 एफडब्ल्यूएफ के चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स, जिसके राइटर का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। वेल, हमारी कहानी के हीरो का नाम है रिचर्ड एब्राइट, जो कि एक साइंटिस्ट है। ये कहानी बताती जब वो 22 साल के थे एंड ही वॉज फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर ऑल्सो। तो वो अपने कॉलेज के रूममेट के साथ में एक साइंटिफिक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताती किस तरीके से सेल्स वर्क करते हैं एंड इस थ्योरी ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटमेंट में रख दिया था। ये पहली बार थी किसी जर्नल ने एक कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को अपने जर्नल में प्लेस दी थी। इट वॉज द सेम लाइक कोई 15 ईयर ओल्ड बंदा किसी बिग लीग में जाए एंड अपने पहले ही बॉल पे होम रन मार दे। होम रन तुम्हें पता है ना, बेसबॉल में होता है। लोकल लेवल पर देखा जाए अपने यहाँ पर तो क्रिकेट का कोई 15 साल का बच्चा पहली बार आईपीएल में सिलेक्ट हो एंड पहले ही बॉल पे 6 मार देना, इट वॉज सेम लाइक दैट। रिचर्ड एब्राइट के लिए पहली ही सक्सेस थी, पहली ही अचीवमेंट थी एंड इसके बाद में बहुत सारी अचीवमेंट्स उसके आने लगी थी इन साइंस एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो। अब इस साइंटिस्ट की शुरुआत कब हुई? बटरफ्लाइज। इसने बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, तभी ये साइंटिस्ट बना। इसके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये एक इकलौता बच्चा था अपने पेरेंट्स का एंड ये रहता था नॉर्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया यूएस की एक स्टेट है। ये सिर्फ अपने घर पे रहता था, यानी कि ये दूसरे गेम्स नहीं खेल सकता लाइक फुटबॉल या फिर बेसबॉल, जिसमें 11 लोगों की टीम चाहिए होती है। क्योंकि ये अकेला था ना, तो इसके पास में और कुछ भी करने के लिए नहीं था। अब जो ये अकेला था तो फिर इसका एक ही काम था, वो था चीज़ें कलेक्ट करना। जब ये किंडरगार्टन यानी कि केजी में था तब ये फॉसिल्स, कॉइन्स एंड बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करता था। और साथ ही रात के टाइम में ये स्टार्स को देखा करता था विद द हेल्प ऑफ हिज टेलीस्कोप, यानी कि एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन चुका था। टोटली ये साइंस के फील्ड में सराउंड कर चुका था खुद को। ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड ऑल्सो ही हैड अ ब्राइट माइंड विद। अब तुम्हें लगेगा कि ये सब उसने अपनी स्कूल से सीखा कि किस तरीके से साइंटिस्ट बनते। जी बिल्कुल नहीं, ये सब उसकी मदर ने सिखाया था। वो बचपन से ही उसको सिखाती थी कि ये जो किताबी ज्ञान है ना, ये कुछ नहीं है, तुम बाहर की चीज़ें देखो। लाइक वो ट्रिप्स पे ले जाया करती थी उसको एंड नई नई चीज़ें सीखने के लिए उसको एनकरेज करती थी। एंड उसके सब चीज़ में एनकरेज करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लेके आए थे, लाइक टेलीस्कोप एंड मैनी मोर थिंग्स, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। द थिंग्स आर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा एंड माउंटेनिंग मटेरियल्स, जो कि उसमें बहुत अलग अलग जगह पे उसके काम आने वाले थे। जब तक रिचर्ड ने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया तब तक उसकी मॉम ही उसकी अकेली साथी यानी कि कंपेनियन थी। एंड वो दिन भर तो अपने दोस्तों के साथ खेलते, यानी कि स्कूल में तो ऑफकोर्स खेलेगा ही ना। एंड उसके बाद में रात को उसकी मॉम उसके साथ है ना, वो सिखाती थी हर एक चीज़, लाइक टेलीस्कोप से कैसे स्टार्स देखते हैं एंड दैट ऑल थिंग्स। वो बहुत सारे काम करते थे रात को। जब रिची थर्ड क्लास में था, रिची यानी कि रिचर्ड अपना साइंटिस्ट, जब वो थर्ड क्लास में था तो उसकी फादर की डेथ हो गई। इसके बाद में जो उसके मदर एंड उसका जो सन यानी कि रिची खुद, वो दोनों ही अकेले उसके घर में रहा करते थे। सो वो अभी टाइम पास करने के लिए, टाइम पास इन द सेंस वो बुरा फील ना करे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, इसलिए उसको बाकी चीज़ों में लगा कर रखती थी उसकी मदर। फॉर दैट थिंग, जब रात को डिनर किया करते थे, डिनर करने के बाद अगर उसके पास कोई भी काम नहीं होना तो फिर उसको काम देती थी। फिजिकल काम नहीं, यानी कि कोई घर का काम काज नहीं, बल्कि कुछ पढ़ने के लिए उसको देती थी, कुछ नया सीखने के लिए देती, ताकि वो अकेला बैठा ना रहे, ओवर थिंकिंग ना करे। एंड उसकी ग्रेड्स भी बहुत अच्छे लगते थे, लाइक बाकी बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आते थे, इसके भी अच्छे ग्रेड। जैसे कि मैं तुम्हें बताता, ये पेंसिल्वेनिया में रहता था। जब इस सेकंड क्लास में सेकंड ग्रेड में था ना, तब इसने आसपास के जितने भी 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई थी ना, उन सबको इसने कैप्चर कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। जब उसने सारी बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली तो फिर उसने मदर को बोला कि मॉम, मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं क्या करूँ। तो फिर उसकी मॉम एक उसके लिए स्पेशल सी बुक लेके थी, उसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फॉर हिज करियर एंड आपके क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसका नाम आ सकता है। ठीक है, इस बुक में बताते हैं कि किस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाइज, जो कि एक स्पीसीज होती है, वो किस तरीके से माइग्रेट करती थी टू सेंट्रल अमेरिका। वो उस साइंटिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड एट द एंड जब बुक ओवर हुई तो फिर लास्ट में कुछ लिखा हुआ था जो कि उसको इनवाइट करता है फॉर रिसर्च। एंड रिसर्च भी क्या कि किस तरीके से बटरफ्लाइज माइग्रेट करती, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, इसलिए उनको इन्वाइट किया गया था। जब वो वहाँ पर गए तो फिर वहाँ पर एक प्रोफेसर था, उसका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और वो यूनिवर्सिटी कहाँ की थी? टोरंटो, कनाडा की। कनाडा तुम्हें पता ही है ना कौन सा देश है। वेल, वहाँ पर उसका काम क्या था? बटरफ्लाइज को टैग करना, ताकि वो जो प्रोफेसर साहब है ना, वो उस पर रिसर्च कर सके। तो रिचर्ड का काम क्या था? उसने एडहेसिव टिप्स ली एंड जितने भी मोनार्क बटरफ्लाइज थे उनके विंग्स के ऊपर वो टिप लगा दी। एंड जो कोई भी उसको पाएगा तो लिखा था कि इसको डॉक्टर अर्कहार्ट तक पहुँचा देना। अभी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न था ना, ये लेट समर्स के 6 हफ्तों तक ही चलता था। अब इतने से टाइम में एक एक करके बटरफ्लाइज को पकड़ना तो पॉसिबल नहीं था, तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को इसको रेस करना था, यानी कि बटरफ्लाइज के झुंड को इसको वो करना था, रेस करना था। ठीक है, तो सिंपली उसका काम था एक फीमेल मोनार्क को पकड़ो, उसके अंडे लो एंड उनको अपने बेसमेंट में जाके रेस करो, ताकि वो बड़े होए और भी बटरफ्लाइज आ सके।
अब तुमने बचपन में तो पढ़ा ही होगा ना, ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। सबसे पहले वो एग होती है, फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से प्यूपा, एंड प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई। जब उन अंडों से बड़े वो बटरफ्लाइज बन जाएंगे तो उनके विंग्स पे फिर से वो टेप लगाएगा एंड उनको जाने देगा ताकि डॉक्टर अर्कहार्ट तक वो पहुंच सके। कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो हजारों मोनार्क बटरफ्लाइज का घर बन चुका था ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बट धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खोने लग गया बिकॉज फीडबैक बहुत ही कम आते थे। इन द सेंस कि जब बटरफ्लाइज को छोड़ता था ना, करीब बहुत ही कम लोग ही उनको वापस देते थे उस डॉक्टर अर्कहार्ट तक। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही रिकैप्चर हुई थी, यानी कि जिनको छोड़ा था उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज को ही पकड़ा गया एंड वापस छोड़ा गया था। जहाँ पर वो रहता था उससे 75 माइल्स अवे ही उनको रिकैप्चर किया गया था, यानी कि ज़्यादा दूर भी नहीं थी वो जगह। जब ये 7th क्लास में आया तब इसको पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। तब उसने एक कंट्री लेवल की साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर हर किसी को कुछ ना कुछ मिला था, लेकिन ये हार गया था, इसे कुछ भी नहीं मिला था। बिकॉज तुम लोग भी जानना चाहते हो कि इसने आखिर ऐसा क्या किया था। इसने एक्चुअली एक स्लाइड ली थी, उसके ऊपर फ्रॉग का टिश्यूज लिया था एंड उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था। फिर उसने ऑब्जर्व किया जो मेन विनर था ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ना कि एक नीट डिस्प्ले किया था। यानी कि इसने सिर्फ एक नीट डिस्प्ले बना के रख दिया था, बट जो रियल विनर था ना उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसने अपनी गलतियों से सीख लिया कि अब वो अगले साल की जो साइंस फेयर होने वाला है उसमें ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है ऑन इंसेक्ट्स। फिर इसने डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा कि उसे आइडियाज़ चाहिए, तो फिर उसको उसके बदले में बहुत सारे आइडियाज़ डॉक्टर अर्कहार्ट ने दिए थे। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज़ के चलते उसकी जो हाई स्कूल थी वो बड़ी मज़े से निकल गई एंड इसने बहुत सारे कंट्री लेवल पर एंड ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे साइंस फेयर्स में प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने प्राइजेस भी जीते थे। यानी कि उसकी लाइफ तो सेट है, तुम समझ सकते हो। जब ये 8th क्लास में था तो फिर इसने देखा था कि किस वजह से जो मोनार्क की बटरफ्लाइज है ना, उन सबको कोई डिजीज़ हो रही है जिसके चलते वो मर रहे हैं। जो मोनार्क की कैटरपिलर्स मर रही थी ना, उसके लिए इसने संदेह किया कि कोई एक बीटल है, कोई एक इंसेक्ट है जिसको बीटल बोलते हैं, वो ये डिजीज स्प्रेड कर रही है जिसके चलते ये सब मर रहे हैं। फिर क्या इसने एक्सपेरिमेंट किया कि इसने बहुत सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को रखा बीटल के बीच में, बट इसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बेचारा बीटल निर्दोष है। एंड इस एक्सपेरिमेंट के चलते उसको प्राइज़ मिल चुका था। उसने बताया था ना कि वो बीटल यानी कि इंसेक्ट्स पे रिसर्च करेगा, भी मिल चुका। यानी कि रियल एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तुम्हें प्राइज़ मिलेगा, सिर्फ नीट डिस्प्ले से काम नहीं चलने वाला है। अगले साल जब ये 9th क्लास में था, यानी कि 9th स्टैंडर्ड में, तो इसका काम क्या था कि दूसरे टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, तो उनको बोलते हैं वाइसरॉय। तो ये कहता है कि क्यों वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ना वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। इसकी थ्योरी क्या कहती है, जो मोनार्क है ना उनको बर्ड्स खाना पसंद नहीं करती, बट जो वाइसरॉय है ना उनको बर्ड्स खाना पसंद करती। तो खुद की जान बचाने के लिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ना वो सब एक्ट करती जैसे कि वो मोनार्क बटरफ्लाइज, उनको पागल बनाने की कोशिश करती है। समझ गए ना? ठीक है, बाकी सब रिसर्चर्स ने यही कहा था कि जो मोनार्क एंड ये जो वाइसरॉय वाला सीन है ये बताया, लेकिन अपने रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पता चला कि जो एक स्टारलिंग नाम की एक बर्ड है वो नॉर्मल पंछियों को नहीं खाती, यानी कि नॉर्मल बटरफ्लाइज को नहीं खाती है, वो इंटरेस्टिंग यानी कि मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है। ये उसके एक्सपेरिमेंट में पता चला था। यानी कि बाकी रिसर्चर्स से हट के इसने अपना एक नया थ्योरी बताया, जिसके चलते उसको ओवरऑल तो 3rd मिला साइंस में एंड जूलॉजी के अंदर इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस साल में। जब ये हाई स्कूल के 2nd ईयर में था ना, तो इसका काम क्या था, इसने रिसर्च किया कि एक इंसेक्ट का हार्मोन है जिसके चलते क्या होता था, इसने अपनी एक नई थ्योरी बना ली थी कि किस तरीके से जो सेल्स हैं उनकी लाइफ कैसे चलती है। साथ में इसने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस वजह से जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा स्टेज होता है ना उसमें क्यों 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, उसका रीज़न क्या है आखिर। बाकी रिसर्चर्स ने कहा कि ये बस एक ऑर्नामेंटल यानी कि सजावट के तौर पे ही उसके शरीर पे है, बट इसने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसके चलते इसको एक प्राइज़ भी मिला था। डॉक्टर अर्कहार्ट की मदद से एंड बाकी रिसर्चर्स की मदद से इसने पता चला कि एक डिवाइस की हेल्प से इसको पता चला कि जितने भी ये डॉट्स हैं ना, ये इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, ना कि सिर्फ ऑर्नामेंटल है। अब इस बार ओवरऑल साइंस के अंदर इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, इसके चलते ये इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए एलिजिबल हो चुका था। वहाँ पर उसके इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इसको 3rd प्राइज़ मिला था इन जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब समझते तो हो ना, बायोलॉजी का एक पार्ट है जूलॉजी, जिसमें आप जानवरों के बारे में पढ़ते हो, एंड एक होता है बॉटनी जिसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो इन डिटेल। एंड ऑन द अदर हैंड समर्स के टाइम में इसको एक और जगह पर इसको रिसर्च करने का मौका मिला था। कहाँ पर? एंटोमोलॉजी लैब ऑफ वॉल्टर रीड। एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट्स के ऊपर की गई पढ़ाई को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। वहाँ पर यह गया एंड अपनी रिसर्च कंटिन्यू की थी इसने। सो नाउ एज अ हाई स्कूल जूनियर स्टूडेंट इसने फिर से कंटिन्यू किया मोनार्क प्यूपा के ऊपर रिसर्च करना, जिसके चलते इसको इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ मिला एंड फिर से इसको मौका मिला उस आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने के लिए। आर्मी इंस्टीट्यूट कौन सा? वही वॉल्टर रीड वाला, ठीक है। तो नाउ अब वो सीनियर बन चुका था
एज ए स्टूडेंट सीनियर, ठीक है। तो इसने रिसर्च करना क्या किया, इस बार इसने एक मोनार्क के विंग को लिया एंड वहाँ से सेल्स निकाले एंड एक कल्चर में उन सारे सेल्स को ग्रो किया ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। अब कल्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो अपन को ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं, पर कुछ बायोलॉजिकल टर्म से, तो फिर ज़्यादा सोचो मत, तुम बस पढ़ते जाओ लाइन को, ठीक है। तो अगर ग्रो होते हैं एंड इसने क्या डेवलप किया कि जितने भी ये जो सेल्स हैं ना, ये सब धीरे धीरे डिवाइड करेंगे एंड एट द एंड ये डेवलप हो जाएंगे एक बड़े से मोनार्क के विंग के स्केल के अंदर। तब कब एक कंडीशन है यहाँ पर, जब उसको ना जो गोल्डन स्पॉट्स के बारे में बताया था मैंने, जब ये मौजूद होंगे ना तभी ये हो पाएगा। यानी कि उस गोल्डन स्पॉट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स है जो कि बहुत ही यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इसके चलते उसको इंटरनेशनल लेवल पे जूलॉजी में फिर से इसको प्राइज़ मिल गया। अब जब ये ग्रेजुएट हो गया तो उसके नेक्स्ट समर में फिर से इसको रिसर्च करने का मौका मिला यूएस आर्मी के रिसर्च सेंटर पे एंड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब भाई साहब इतने अच्छे रिसर्चर बन चुके, इतने अच्छे साइंटिस्ट बन चुके थे, तो फिर इनको ऑफर आने लग गया। ये कहाँ गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में भी ये फिर से यूएस के उस डेवलपमेंट वाली रिसर्च जगह पे गया, यानी कि लैब में गया एंड फिर से ये उस गोल्डन स्पॉट के ऊपर रिसर्च करने लग गया। यानी कि एक ही चीज़ को छोड़े नहीं जा रहा है, उसको और भी ज़्यादा डीपली रिसर्च करेगा ये। इस बार उन गोल्डन स्पॉट्स को ये कैसे रिसर्च करेगा, विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ थैंक्स टू दैट इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसने उस केमिकल फार्मूला को भी आइडेंटिफाई करा जिसके चलते वो हार्मोन बना था। वेल नॉट केमिकल फार्मूला बट केमिकल स्ट्रक्चर। अभी जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन मिला था ना, इसका इसने एक्सरे निकालने की कोशिश की, तब ही इसने बाय मिस्टेक इसने डिसाइड कर लिया कि और एक्सपेरिमेंट किया जाए एंड वन एंड हाफ ईयर के बाद में इसने और भी ढूंढ लिया क्या, न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट का एक वर्ड है यूरेका एंड आई हैव गॉट इट, यानी कि जब उन्होंने कोई बड़ी रिसर्च कर ली तो उनको पता चलता है तब ये बोलते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बट जब इसने ये सब रिसर्च की ना तब इसने बायोलॉजी की बहुत ही बड़ी पजल को सॉल्व कर दिया था। एंड इस रिसर्च का टॉपिक क्या था कि किस तरीके से जो सेल्स है ना वो डीएनए की ब्लूप्रिंट्स को रीड करती है। अब डीएनए के बारे में मैं इतना क्या बताऊं भाई तुम्हें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये तुम्हारी हेरिडिटी को बताता है, यानी कि जीन्स के अंदर ये मौजूद होता है। इट्स द बेस ऑफ लाइफ। ये तुम बायोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो फिर पढ़ लेना चैप्टर नंबर 9, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तुम्हें बताया ना कि इसके कॉलेज का एक रूममेट है और उसका नाम भी जान लो तुम, उसका नाम है जेम्स आर वॉन्ग। तो फिर रात भर जाकर ये लोग उस केमिकल स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स बनाया करते थे, उसके ऊपर प्लास्टिक मॉड्यूल्स बनाया करते थे एंड दैट ऑल थिंग्स। ये बहुत सारे पेपर्स लिखे कि किस तरीके से ये थ्योरी वर्क करती है एंड दैट ऑल थिंग्स। यानी कि अब ये प्राइज़ के भूखे हो चुके थे, इनको बस प्राइज़ के आगे कुछ नहीं था, यानी कि फर्स्ट प्राइज़ वो भी इंटरनेशनल साइंस फेयर में, इसके नीचे तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं। वेल ग्रेजुएट होने के बाद में इसने हार्वर्ड के ऊपर और भी रिसर्च करने लगे, यानी कि वो बटरफ्लाइज एंड ऑल दैट थिंग्स, इसको बस रिसर्च एंड प्राइजेस ही चाहिए। दैट्स व्हाट अ साइंटिस्ट इज़। सो हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में ये अपनी जितनी भी थ्योरीज थी ना उनको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे फिर से टेस्ट करा था कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई ना, यानी कि अपने आप को रीचेक कर रहा था। अगर ये सब सही प्रूव हो गई ना तो फिर ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए एंड इट वुड बी अ बिग स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो टू नो अबाउट न्यू टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, बिकॉज एब्राइट वॉज क्यूरियस। एब्राइट वो रिचर्ड एब्राइट, ठीक है, क्योंकि वो एक क्यूरियस साइंटिस्ट था। इसके चलते ही हम बहुत तरह के कैंसर्स के प्रिवेंट हो सकते हैं। सो मोनार्क प्यूपा के उन गोल्डन स्पॉट्स के ऊपर रिसर्च करते करते इसने सेल थ्योरी ऑफ हाउ इट वर्क्स, इसके ऊपर इसने बहुत ही थ्योरी बना दी, ठीक है। अगर तुम लोगों को थ्योरी ऑफ सेल लाइफ जाननी है तो फिर तुम उसके बारे में पढ़ सकते हो अलग से, हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। नाउ साइंस के अलावा एक चैंपियन डिबेटर था, यानी कि डिबेट करने में बहुत अच्छा था। ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट, आउटसाइडर एंड परफेक्ट फोटोग्राफर ऑफ नेचर। अगर तुम एक अच्छे स्पीकर नहीं हो तो फिर तुम्हारे साइंटिस्ट होने का कोई मतलब नहीं। क्यों? बिकॉज अगर तुम कोई थ्योरी बनाते हो तो फिर तुम लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर तुम थ्योरी बना भी दो एंड उसको इसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ ना तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा। बड़े होने के बाद में इसने यूएन क्लब में भी जाकर काम किए एंड ये सब किस वजह से हुआ, इसकी सोशल स्टडीज़ की टीचर के, जिसका नाम भी रिचर्ड था, रिचर्ड ए वेहेनर। उन्हीं टीचर के चलते इसके जो ब्राइट माइंड था और आगे तक देख सका, इसको क्या क्या करना वो सब इन्होंने ही सिखाया था। कोई सोच सकता है कि कोई एसएसटी की टीचर साइंस के बारे में गाइड करेगा। उसके टीचर ने कहा था कि जो रिचर्ड है ना ये हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट देता है तभी ये सक्सेसफुल होगा इन लाइफ। उन्होंने कहा एब्राइट एक अच्छा इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ जीतना है एक्सपेरिमेंट करके, बट उसे नई चीज़ें जाननी है और साथ ही वो कुछ अच्छा काम कर सके, इसीलिए। नाउ लास्ट में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि साइंटिस्ट कैसे बनता है तो फिर सबसे पहले तो मैं एक फर्स्ट रेट का ब्राइट माइंड चाहिए। उसमें तुम क्यूरियोसिटी को ऐड करो,
और साथ में उसके अंदर जीतने की वो विल पावर है ना, उसको भी ऐड करो अच्छी तरह से। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी जो कि उसको एक साइंटिस्ट बनाती है। एंड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स तो उसके लाइफ के लिए और ही अच्छा बात करती है, यानी कि उसको जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसको ओपन किया था इस ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने। वेल, कहानी यही ख़त्म होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर। चलिए गुड बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।